लेकिन शिष्टाचार का तकाजा है कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का जिस समय राजेंद्र राणा ने मेरे हाथ में तलवार दी, तो राजेंद्र राणा भी कह रहे थे, गांधी जी भी कह रहे थे, और हमारे बगल में निहाल चंद जी भी कह रहे थे, खोल दीजिए, खोल दीजिए, खोल दीजिए। मैंने कनेक्ट करके दिया था, इनका फ्रेम देना होता है, इनको पूरा का पूरा। तो मैंने कहा जनता के सामने तलवार मैं नहीं खोलूंगा। तलवार जहां खोलने की जरूरत होती है, हमारे देश की सेना के जवान उन सीमाओं पर जरूरत पड़ती है, तो तलवार खोलने में भी संकोच नहीं करते। तलवार का मतलब सिंबॉलिक है। तलवार सिंबॉलिक है, यानी बंदूक चलाने की जरूरत हुई बंदूक चलाएंगे, राइफल चलाएंगे, टैंक चलाने की जरूरत हुई टैंक चलाएंगे, हाथापाई करने की जरूरत हुई तो हाथापाई करने में भी वो पीछे नहीं है। इसीलिए मैंने तलवार खोला नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं यह अपील करने आया हूं कि हिमाचल प्रदेश का यहां तक प्रश्न है, यह सीमावर्ती राज्य है और आपका पड़ोसी देश कैसा है यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। सीमावर्ती राज्य में कभी भी कमजोर सरकार नहीं होनी चाहिए। सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए चाहे कितना भी बड़ा जोखिम क्यों न उठाना पड़े, जोखिम उठाने की उसकी कलेजे में ताकत होनी चाहिए। घटनाओं की यदि चर्चा करूंगा तो उसकी लंबी फहरिस्त होगी, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर घटनाओं की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाल में ही जो इंडो चाइना स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चीन के बीच 2020 में, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, लेकिन देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मुझे अच्छी तरह जानकारी है इस बात की कि बहनों भाइयों, जिस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने उस स्टैंड ऑफ के दौरान अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, अपना बलिदान दिया है, सारी दुनिया को यह संदेश चला गया कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत बल्कि दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जवान शामिल थे, क्योंकि समय समय पर मैं जवानों के बीच जाता रहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र हो, चाहे इधर का हो, लद्दाख का हो, लेह का हो। सीमाओं पर जाना यह हमारी रुचि है, इसलिए समय समय पर मैं उनके बीच जाता रहता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीमावर्ती राज्य होते हैं उनमें एक मजबूत सरकार का, ताकतवर सरकार का यह होना आवश्यक है। आप ये कहेंगे कैसे आप दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ताकतवर सरकार है, दमखम सरकार है। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, एक दो घटनाओं की ही मैं चर्चा करूंगा। जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था, फिर भी पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे सुरक्षा के जवानों पर कई बार कातलाना हमला करके उनकी हत्या करके चले जाते थे। हुक्मरान बराबर यह दावा करते थे कि इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी, हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैं उस समय भारत का गृह मंत्री था, स्वर्गीय मनोहर लाल पर्रिकर जी उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे। प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3-4 लोगों को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इन सब सारे लोगों को बुलाया और 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। और आपने देखा कि हमारे सुरक्षा के जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने इस पार से नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। हमने यह साफ संदेश दुनिया को दे दिया कि भारत
तो कमजोर भारत नहीं है। हम केवल इस पार से ही नहीं मार सकते, जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर दमखम है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। क्या हमारे प्रधानमंत्री की आज प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है? भारत की भी प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। मैं प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मैं कुछ भी बोलूं, मेरी बात गलत हो तो अपने अखबार के पन्नों पर लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, गलत बोल कर गए। क्योंकि कभी भी मैं जिंदगी में जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैंने समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। कोशिश की है तो जनता की आंखों में आंख डाल। मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के भिन्न भिन्न राष्ट्रों के जब राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं तो मैं समझता हूं जो भी अखबारों में पढ़ता होगा स्वाभाविक रूप से उसका सीना अपने आप चौड़ा हो जाता होगा हर भारतवासी का। इसलिए मैंने कहा हमारे पास सशक्त नेतृत्व भी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा। आप कहेंगे साहब यह राज्य का चुनाव है, आप मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? सीमा का क्षेत्र है इसलिए नाम ले रहा हूं। विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब राज्य के मुख्यमंत्री का जहां तक प्रश्न है, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत पहले से पहला चुनाव जब वो लड़ रहे थे तब भी मैं उनकी विधानसभा क्षेत्र की एक सभा को संबोधित करने गया था। पानी बरस रहा था, उन्हीं के घर के सामने कोई वो था, छोटी सी सभा, उसको करके मैं आया था। और 5 वर्षों से लगातार मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मैं देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह तो हो सकता है कि आप कहें कि जयराम जी ने यह काम तो कर दिया, यह काम भी कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यह तो कह सकते हैं आप। वैसे काम बहुत किया है उन्होंने, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। मेरे भाइयों, क्या यह सच नहीं है? कांग्रेस की हुकूमत आपने देखी है, कांग्रेस की हुकूमत में बराबर हर हुकूमत में कभी न कभी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। क्या कारण है? 8.5 वर्षों से हम केंद्र में काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर भ्रष्टाचार अथवा हमारे मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों नहीं है? कांग्रेस से लगा सकती है, क्यों नहीं लगा रही है? सब तो सब रक्षा मामलों में भी जीप घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ है मेरे बहनों भाइयों, ये हुआ है तो कांग्रेस के शासनकाल में। मैं किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाना चाहता, और आपने देखा भी होगा कि मैं व्यक्तिगत किसी पर कभी आरोप लगाता भी नहीं, भले ही हमारा कितना भी बड़ा वह राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों ना हो। लेकिन जो हकीकत है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, भाई मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार रुके, और बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा था, क्या करें, प्रधानमंत्री थे, ऊपर से मैं 100 पैसा भेजता हूं बैंकों से और नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है। क्या बहनों भाइयों यह सच नहीं है? आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यदि 100 पैसा बैंकों से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार यदि समाप्त करना है तो सिस्टम में,
व्यवस्थाओं में बदलाव लाना पड़ेगा। अब व्यवस्थाओं में बदलाव लाने का काम हम लोगों ने किया है। आप में से बहुत सारे लोग किसान ही होंगे ना, किसान ही हैं ज्यादातर लोग। 6,000 रुपया बैंक खाते में पहुंचता है कि नहीं हर साल? तो आज सुन लीजिए, 6,000 तो मिलेगा ही हमारी यहां सरकार बनने के बाद, 3,000 राज्य सरकार की तरफ से और आपके खाते में जाएगा। 3,000 रुपया और जाएगा। माताएं बहनें आप भी बैठी हो, आपको मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता है। अब हमारे गरीब परिवार की महिलाओं को 3 मुफ्त में गैस सिलेंडर मिलेगा, 3 मुफ्त में। यह भी हम लोगों ने तय किया।